वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फूड सैनिटेशन जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 7 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स की वजह से वो कंटिमिनेट होता है। और जब हम कंटिमिनेटेड फूड लेते हैं तो वो फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करता है। लिहाजा फूड को कंटिमिनेशन से बचाने के लिए और इसको ईटिंग के लिए सेफ रखने के लिए जो रूल्स हमारे पास यूज होते हैं उसे कहते हैं फूड सैनिटेशन। तो इस यूनिट के जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है तो इसको भी हम आज की वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है कि फूड सैनिटेशन क्या है और हमारे पास हेल्थी फूड कौन सा होता है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है कि फूड प्रिजर्वेशन के हम किस तरह एक फूड को क्या सेफ रख सकते हैं दिनों के लिए, हफ्तों के लिए या महीनों के लिए, उसके हमारे पास कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होगा कि सेफ फूड हैंडलिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हमारे पास यूज होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फूड की वजह से डिजीज ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक इलाके से दूसरे इलाके में, उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होगा कि वो डिजीज जो फूड कंटिमिनेटेड फूड की वजह से होते हैं तो उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जो आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं फूड सैनिटेशन। फूड सैनिटेशन इज अ सीरीज ऑफ रूल्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू प्रिवेंट द कंटिमिनेशन ऑफ फूड, कीपिंग इट सेफ टू ईट। कि हमारे पास वो सीरीज ऑफ रूल्स जो बनते हैं किस लिए, कि हमारे पास फूड को हम किस तरह कंटिमिनेशन से बचाएंगे और इसको किस तरह हम ईटिंग के काबिल रखेंगे, इसको किस तरह हम सेफ रखेंगे, ईटिंग के काबिल रखेंगे। इसके लिए जो हमारे पास सीरीज ऑफ रूल्स बनते हैं इसको कहते हैं फूड सैनिटेशन। ये अक्सर आप देखते हैं कि जो फूड इंस्पेक्टर वगैरह ये अक्सर कहते हैं इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को उन्होंने सील किया क्योंकि वहाँ पे जो है मुजरे सेहत खाना फिरोत हो रहा था। तो ये हमारे पास ये रूल्स ये फूड सैनिटेशन वाले होते हैं जो क्या करते हैं, जो फूड को कंटिमिनेशन से बचाते हैं और उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो हमारे पास खाने के काबिल हो। The practice of food sanitation is especially important to people in the food industry at every step of supply chain, from worker in the field to waiter at restaurant. But home cooks also need to observe the basics of food sanitation for safe. कहते हैं जो हमारे पास food sanitation की जो rules है ये हमने प्रैक्टिस करने चाहिए। ये हम फूड सैनिटेशन के जो प्रिंसिपल इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कहाँ पे, हम फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे फूड को जो है तैयार किया जाता है। इस तरीके से उस जगह से जहाँ से हमारे पास फूड आता है, जिस तरह फसल वगैरह से, जिस तरह दरख्तों वगैरह वहाँ से लेके वेटर तक जो ये चेन आता है जिसके थ्रू फूड आता है, इन तमाम पे आप क्या करेंगे तो रूल्स ऑफ फूड सैनिटेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। और इवन दो के घर में जब आप कुकिंग वगैरह करते हैं वहां पे भी आप फूड को कंटिमिनेशन से बचाएंगे, वहां पे भी आप फूड सैनिटेशन के रूल्स जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जो फूड सैनिटेशन के जो रूल्स है हम किस तरह फूड को कंटिमिनेशन से बचा सकते हैं वो आगे आने वाली स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। From the moment that food is harvested to the time that it is eaten, it is vulnerable to cross contamination with bacteria and other harmful substance। क्या है कि अगर कि हमारे पास फूड जहाँ से हार्वेस्टिंग एरिया कहते हैं कि जहाँ से आपके पास फूड जो है वो उगता है, जिस तरह हमारे पास दरख्त फ्रूट्स वगैरह उगते हैं या कोई फसल वगैरह उगती है, वहाँ से लेके आपकी टेबल तक जब एक फूड आता है तो इस दौरान इस फूड ये वल्नरेबल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक करती है, इसमें ग्रोथ करती है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बचाना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई और हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो क्या करे, वो इसमें इंटर ना हो और आपके फूड को जो है ये अनहेल्थी ना कर दे। तो ये रूल्स के लिए हमारे पास फूड सैनिटेशन जो है वो ये रूल्स आपको प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरह इसको कंटिमिनेशन से बचाएंगे। The key to food sanitation is keeping food safe and clean with all of the handles personal hygiene to avoid introducing harmful element to food। क्या है
कि वो लोग जो फूड को हैंडल आउट करते हैं, मतलब जो फूड इंडस्ट्री वगैरह में है, जो फूड को बनाते हैं पकाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वो हैंड वॉश करेंगे हमारे पास उसके जो जहाँ पे वो फूड वगैरह वो पड़ा हुआ है तो उस जगह को वो साफ रखेंगे, वो खुद जो है हाइजीनिक होंगे, उसको कोई इस तरह कम्युनिकेबल या कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज नहीं होगी। सेकेंड हमारे पास इन अकॉर्डेंस विद फूड सैनिटेशन रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेफ होल्डिंग टेम्परेचर फॉर फूड, सेफ कुकिंग टेम्परेचर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ कटिंग बोर्ड्स, कि जो हमारे पास फूड सैनिटेशन के जो रूल्स उसके मुताबिक क्या है कि हमने फूड को उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, क्योंकि जब हमारे पास कोई फूड जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो क्या होते हैं उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ग्रोथ करते हैं और फूड को कंटेमिनेट बना लेते हैं। तो फूड सैनिटेशन रूल्स के मुताबिक हमने फूड को वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है जिस टेम्परेचर पे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके, उसको हमने जो है क्या करना होगा, स्टेरिलाइजेशन करनी होगी। वो जगह जहाँ पे हमारे पास फूड पड़ा हुआ है, वो जगह जहाँ पे फूड कटिंग होती है, वो हमारे पास चीज़ें जिसके थ्रू जो फूड को हैंडलिंग के दौरान इस्तेमाल होती है, तो उसको हमने स्टेरिलाइज रखना है, उसको हमने क्लीन रखना है। इसके बाद एट होम कॉमन सेंस प्रिकॉशन लाइक कीपिंग फूड फ्रोजन और रेफ्रिजरेटेड बिफोर यूज, वॉशिंग फूड बिफोर कंजम्पशन, वॉशिंग हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड, कुकिंग और रीहीटिंग फूड thoroughly and using separate cutting board for meats and vegetable are often sufficient to avoid contamination of food to keep people healthy। तो ये स्लाइड आपको बताता है कि जब आप घर में फूड को हैंडल करते हो, उसको कटिंग करते हो, पकाते हो, तो फिर क्या करना होगा कि आपने पहले तो फूड को आप अच्छी तरह से धोया करें। जो धोने वाली चीज़ें होती है, जिस तरह हमारे पास क्या हो गया कि जो फ्रूट्स हो गए, जो गोश्त वगैरह, उसको आप अच्छी तरीके से क्लीन किया करें। उसके बाद आप फूड को फ्रीज रखा करें, उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखा करें। अब हम फूड को फ्रीज और रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं तो ये आने वाले स्लाइड में फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हमारे पास टेम्परेचर हम उसको लो कर लेते तो हमारे पास लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जो है वो फिर लो टेम्परेचर पे जो है सर्वाइव नहीं कर सकते और वो फिर आपके फूड को कंटेमिनेट नहीं कर सकते। तो घर में आप फूड को फ्रोज फॉर्म में रखेंगे या आपने रेफ्रिजरेट करना है, इस तरीके से वो जगह जहाँ पे आप फूड की कटिंग वगैरह करते हैं वो आपने साफ रखनी है। जो आपके गोश्त की कटिंग वाली जगह है उसको वो अलग होना चाहिए, सब्जियों की कटिंग की जगह अलग होनी चाहिए। वहाँ पे आप क्या करना कि जब आप फूड यूज़ करो तो उसको आप तारोली हीट किया करें, क्योंकि हीट भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है उसको किल करता है। तो ये तमाम वो क्या है कि वो प्रिकॉशन है जो कि आपने घर में लेने हैं जब आप फूड जो है उसको कटिंग करते हो, कुकिंग करते हो या आप खाना खाते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स था कि हेल्थी फूड क्या होता है, तो अ हेल्थी फूड इज अ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी टू सस्टेन ग्रोथ, हेल्थ एंड लाइफ व्हाइल स्टेटिंग हंगर। क्या है स्टेटिंग हंगर? कि हेल्थी फूड वो फूड जो या तो हमारे पास प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी को एसेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे ग्रोथ में हेल्प आउट करता है और हमारे भूख को मिटाता है। तो ये हमारे पास हेल्थी फूड कहलाता है। हेल्थी फूड आर यूजुअली फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड नेचुरली dense in nutrient that when eaten in moderation and in combination with other food sustain growth, repair and maintain vital processes, promote longevity, reduce disease and strengthen and maintain the body and its function। तो कहते हैं कि हेल्थी फूड कौन सा होता है? अक्सर हेल्थी फूड हमारे पास वो फ्रेश फूड है, या तो फ्रेश होगा या वो लेस फ्राई होगा, क्योंकि जब हम फूड को बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राई वगैरह कर लेते उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। तो हेल्थी फूड हमारे पास वो फ्रेश फूड होते हैं जिसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट एक हाई मिकदार में पाए जाते हैं, जो हम नॉर्मल अमाउंट में जब लेते हैं तो वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ग्रोथ को में हेल्प आउट करता है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो वाइटल प्रोसेसेस है मेटाबॉलिज्म वगैरह उसको मेंटेन रखता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में
डिफरेंट डिजीज के रिडक्शन में हेल्प आउट करता है, और हमारे बॉडी की जो डिफरेंट सिस्टम जो फंक्शन करते हैं तो उसको क्या करता है, उसको स्ट्रेंथन बनाता है, और ये हेल्थी फूड हमारे बॉडी में क्या करता है, फंक्शन करता है। Healthy food do not contain ingredients that contribute to disease or impede hinder recovery when consumed at normal level। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारे पास वो फूड जिसमें 1% भी चांसेस हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो फिर हेल्थी फूड में नहीं आ सकता, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि नॉर्मल अमाउंट में, क्योंकि जब अगर आप हद से ज़्यादा भी हेल्थी फूड ले लें वो फिर आपको इफेक्ट करेगा। लेकिन हेल्थी फूड वो होता है कि जब आप उसको नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं तो वो आपको लाजमी हेल्प प्रोवाइड करेगा, आपको स्ट्रेंथ एंड एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, और आपसे अगर आप में कोई भी डिजीज वगैरह है तो वो उसकी आपके पास रिकवरी भी होगी। फूड प्रिजर्वेशन, अब जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से फूड प्रिजर्वेशन के। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉइलेज, loss of quality, edibility or nutritional value and thus allow for longer storage। क्या है कि जब हम फूड को हैंडल आउट करते हैं, जब हमारे पास एक किसी फूड को लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं और इस तरीके से कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमारे पास कम ना हो, उसकी क्वालिटी भी हमारे पास ख़राब ना हो, उसका जायका भी हमारे पास ख़राब ना हो, इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। कि जब आप ज़्यादा टाइम के लिए एक लंबे अरसे के लिए फूड को क्या करें, स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से कि उसकी क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसकी एडिबिलिटी, जायका ये ख़राब ना हो, इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। Methods of food preservation. Preservation usually involve preventing the growth of bacteria, yeast, fungi and other microorganisms, although some methods work by introducing benign bacteria or fungi to the food, as well as retarding the oxidation of fats which cause रेसिडिटी। तो फूड प्रिजर्वेशन में हमारे पास नॉर्मल क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन में ये होता है कि हम फूड को प्रिवेंट करते हैं किससे, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, यीस्ट, फंजाई, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को ख़राब कर लेते हैं, तो हम उनको प्रिवेंट कर लेते हैं कि वो फूड में इंटर ना हो। अगर इंटर हुए हो तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ डिवीजन ना हो, सही है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास फैटी चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास फैट्स वगैरह होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन को भी हम रोकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन को हम स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर रेसिडिटी काज करता है, फिर वो हमारे पास फैटी सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास ख़राब हो जाते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को भी प्रिवेंट करेंगे, इसके साथ हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की ऑक्सीडेशन को हम प्रिवेंट करेंगे। लेकिन इसमें एक ऐसा प्रोसीजर भी यूज होता है कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके ही फूड को प्रिजर्व रखते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को खराब नहीं करते। आने वाली स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे। डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब आ जाते हैं फर्स्ट हमारे पास जो मेथड फूड प्रिजर्वेशन का, ड्राइंग। ड्राइंग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक विच रिड्यूस वाटर एक्टिविटी सफिशिएंटली टू प्रिवेंट और डिले बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये इंतहाई सिंपल है कि ड्राइंग में हमारे पास क्या होता है कि हम वाटर रिमूव कर लेते हैं फूड सब्सटेंस से, फूड को हम जो है ड्राई कर लेते हैं हीट वगैरह पे। तो फिर क्या होता है कि जब हमारे पास फूड कंटेंट में वाटर नहीं होगा तो बैक्टीरिया, चूंकि वाटर उनको नीड होता है मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए, वाटर उनको नीड होता है क्या, आपके फूड को जो है कंटिमिनेट करने के लिए, तो वाटर चूंकि नहीं है तो आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ जो है या तो पॉसिबल नहीं होती, अगर पॉसिबल होती है तो इंतहाई डिले होती है, इंतहाई कम होती है। तो इस तरीके से फिर आपके पास वो फूड जो है वो कंटिमिनेट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और आपने फूड में से वाटर को निकाला हुआ है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे पास नहीं होती और आपके पास फूड जो है वो प्रिजर्व लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। सेकेंड हमारे पास जो है
Refrigeration process for driving heat from substance to lower their temperature for purpose of preservation. रेफ्रिजरेशन में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फूड चीज़ को, तो फिर क्या होता है वो उसके टेम्परेचर को लो कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास मैक्सिमम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर वो आपके फूड को कंटिमिनेट नहीं कर सकते और आपका फूड एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है, महफूज रहता है। Refrigeration preserve food by slowing down the growth and reproduction of microorganism and action of enzyme which cause food to rot. क्या होते हैं कि हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इंतहाई स्पीड के साथ जो है उनकी ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, लेकिन जब आप रेफ्रिजरेटर के थ्रू उसके टेम्परेचर को कम कर लेते हैं फूड के, तो फिर उनकी ग्रोथ डिले हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है और वो आपके फूड को आसानी के साथ क्या करते, कंटिमिनेट नहीं कर सकते। इसी के साथ आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम, चूंकि हमारे पास हर इंजाइम का अपना एक टेम्परेचर होता है, तो आपके पास लो टेम्परेचर पे वो इंजाइम काम नहीं करते, लिहाजा आपके पास फूड की रोटिंग नहीं होती। The introduction of commercial and domestic refrigerator drastically improved the diet of many in the Western world by allowing food such as fresh fruit, salads, and dairy product to be stored safely for longer period, particularly during warm weather. और जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन प्रिजर्वेशन का जो तरीका है, तो ये हमारे पास कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास डिफरेंट शॉप्स वगैरह पे वहाँ पे हमें 2-3 दिनों का पड़ा हुआ दूध मिलता है, वहाँ पे हमारे पास इस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह फ्रूट्स हो गए, इस तरह हमारे पास सैलेड्स वगैरह हो गए, तो वो हमारे पास कई दिनों तक वैसे फ्रेश के फ्रेश रहते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि उनको रिफ्रिजरेट किया जाता है, उनको टेम्परेचर कम किया जाता है और उनमें फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती और वो हमारे पास उसी तरह सेफ होते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रीजिंग, तो ये जो प्रिजर्वेशन की मेथड है ये इजी है, इसलिए हम इसको तेजी के साथ पढ़ रहे हैं। फ्रीजिंग क्या है कि फ्रीजिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस कमर्शियली एंड डोमेस्टिकली फॉर प्रिजर्विंग अ वेरी वाइड रेंज ऑफ फूड इंक्लूडिंग प्रिपेयर्ड फूड स्टफ व्हिच वुड नॉट हैव रिक्वायर्ड फ्रीजिंग इन देयर अनप्रिपेयर्ड स्टेट। तो देखो रेफ्रिजरेशन में हम सिर्फ उसके टेम्परेचर को कम करते थे, लेकिन फ्रीजिंग में क्या करते हैं कि उसको बिल्कुल फ्रीज कर लेते हैं, बर्फ बना लेते हैं उससे, और फिर क्या होता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वो एकदम से स्टॉप हो जाती है, हमारे पास वो फूड फ्रीजर रहते हैं। लेकिन फ्रीजिंग में हमारे पास अक्सर फूड इस तरह होते हैं कि जब वो जो है फूड उसको हम तैयार नहीं करते, उसको हम कुक नहीं करते, पका नहीं लेते, तो तब उसे फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब एक दफ़ा वो हमारे पास प्रिपेयर हो जाए, तो तब अगर आपने उसको प्रिजर्व रखने, तो आपने क्या करना होगा, उसको फ्रीज करना होगा। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया है कि पोटैटो वेफर्स आर स्टोर्ड इन द फ्रीजर बट पोटैटो देमसेल्फ रिक्वायर ओनली अ कूल डार्क प्लेस टू इंश्योर मेनी मंथ स्टोरेज। कि अगर आपके पास आलू इस तरह पड़े हुए या कोई इस तरह का सालन आपने रखा हुआ है कि अगर आपने अभी तक आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया, अभी तक आपने नहीं बनाया, तो वही कई दिनों तक वैसे रह सकते हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा उसको प्रिपेयर कर ले और आपने इसको फिर 1-2 दिन के लिए प्रिजर्व रखना है, तब आपने उसको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। और फ्रीज एकदम से टेम्परेचर उसका लो कर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अलॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या तो सर्वाइव नहीं कर सकते या फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती, और इस तरीके से आपके पास फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है। इसके बाद हमारे पास है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग स्टोर फूड इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग और बॉटल। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि हम ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, तो वो फिर किस तरह के हम किसी फूड को जो पैक करते हैं किसी बैग में, किसी टिन पैक वगैरह में, बॉटल में, तो तब हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से एयर को रिमूव कर लेते हैं, वहां में हम क्या करें, वहां हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। द वैक्यूम इन्वायरमेंट डिप्राइव्स बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर सर्वाइवल, स्लोइंग स्पॉइलिंग। क्या होते हैं, फिर हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया जिन्हें क्या होते हैं, जिन्हें ग्रोथ के लिए, सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चूंकि हमने वहाँ पे वैक्यूम बना लिया, फिर क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, या तो फिर बैक्टीरिया हमारे पास ख़त्म हो जाती है, और या फिर हमारे पास उनकी डिवीजन नहीं होती, और फूड हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। Vacuum packing is commonly used for storing nuts to reduce loss of flavor from oxidation। और ये हमारे पास मैक्सिमम नट्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास फैट्स होते हैं, उनमें हमारे पास क्या होते हैं,
फैट्स हमारे पास उनमें होते हैं, ऑयल उनमें होते हैं, और ऑयल की और फैट्स की हमारे पास क्या होती है, उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन से फिर उनकी रेसिडिटी काज हो जाती है, वो हमारे पास जायका उनका खराब हो जाता है। लिहाजा जितने भी हमारे पास क्या है नट्स वगैरह है कि जिसमें हमारे पास फैट्स होते हैं, तो उनको फिर वैक्यूम पैकिंग में हम रखते हैं। आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स क्या होते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स फूड एडिटिव कैन बी एंटीमाइक्रोबियल विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इंक्लूडिंग मोल्ड्स। जो हमारे पास एडिटिव होते हैं, आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, वो इस तरह होते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का केमिकल्स वगैरह होते हैं कि जब हम उसको फूड में डाल देते हैं तो फिर क्या होते हैं, थोड़ी मिकदार में हम उसको डाल देते हैं फूड में, तो वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल कर लेता है, और उस फूड में फिर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन वो जो आप एडिटिव डालते हैं वो फिर आपके पास ईटेबल होता है, उसको आप खा सकते हैं, मतलब वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता, बल्कि वो क्या कर लेते हैं, वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं उस फूड में। इसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट भी आते हैं, वो भी हमारे पास क्या कर लेते हैं, वो भी वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करते थे, फिर वो ऑक्सीडेशन हमारे पास नहीं कर सकते फूड का, और आपके पास फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है। कॉमन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इंक्लूड कैल्शियम प्रोपिनेट, सोडियम नाइट्रेट, सल्फेट एंड डाइसोडियम एडिटिव। तो ये आपके पास वो फूड एडिटिव है जो क्या करते हैं, जो फूड को प्रिजर्व रखते हैं, क्या कि वहां पे आपके पास माइक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ और उनकी डिवीजन आपके पास ना हो। इसके बाद आ जाता है पिकलिंग। पिकलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन एन एडिबल एंटी माइक्रोबियल लिक्विड। तो पिकलिंग में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा फ्लूइड जो कि एडिबल हो, जिसको एडिबल जो कि एडिबल हो, जिसको हम खा सके, जो हमारे लिए जो है हार्मफुल ना हो, लेकिन वो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल हो और फूड को हम उसमें रख ले, तो इसे कहते हैं पिकलिंग। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पिकलिंग और एडिटिव में क्या फ़र्क है। एडिटिव हम कम मिकदार में फूड में डालते हैं, सही है, और वो माइक्रोब्स को किल करता है, लेकिन जो पिकलिंग होता है उसमें हम फूड को जो है एक फ्लूइड में डाल देते हैं, और वो फ्लूइड ईटेबल होता है, लेकिन वो माइक्रोब्स को क्या कर लेता है, किल कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास माइक्रोब्स जो है वो उनकी ग्रोथ और डिवीजन नहीं होती। पिकलिंग कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज केमिकल पिकलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन केमिकल पिकलिंग द फूड इज प्लेस्ड इन एन edible liquid that inhibit or kill bacteria and other माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पिकलिंग हमारे पास इसे अक्सर केमिकल पिकलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम केमिकल यूज कर लेते हैं और फूड्स वगैरह को उस केमिकल में हम रखते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो फूड हमारे पास माइक्रोब्स वगैरह से फ्री होता है, वहां पे हमारे पास उस फूड की कंटेमिनेशन नहीं होती। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है कि अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि पिकलिंग में क्या होते हैं कि टिपिकल पिकलिंग एजेंट इंक्लूड ब्राइन हाई इन साल्ट, विनेगर, अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल स्पेशली ओलिविया ऑयल, बट आल्सो मेनी अदर ऑयल। तो ये हमारे पास वो तमाम केमिकल्स है जो हम पिकलिंग में यूज करते हैं, जिसमें हम फूड को रखते हैं। लिहाजा आप ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। एग्जाम्पल इज वेल मिक्स्ड वेजिटेबल सच एज पिकल्स। जो हमारे पास अचार होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अचार को ऑयल में रखा जाता है, वो इसलिए ताकि आपके पास ये ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहे। और यही बात है कि हम जो है अचार को कई महीनों तक यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे पास खराब नहीं होता। इसके बाद हमारे पास है केनिंग। Canning involve cooking food, sealing it in sterile can or jar and boiling the container to kill or weaken any remaining bacteria as a form of sterilization। तो केनिंग में क्या होता है कि हम पहले फूड को कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, फिर उस फूड को क्या कर लेते हैं, हम केन में डाल देते हैं और उस केन को हम गर्म कर लेते हैं। तो जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए थे वो हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, और वो केन तो वैसे भी हमारे पास जो है क्लोज होता है, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से इंटर नहीं हो सकता, और अंदर जो हमारे पास थे उनको हमने थ्रू हीट, थ्रू स्टेरिलाइजेशन हमारे उसको वीकन कर लिया है, तो फिर हमारे पास ये फूड इस तरह जो है प्रिजर्व रहता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय निकोलस एपेट। फूड हैव वेरिंग डिग्री ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पॉइलेज
एंड मे रिक्वायर दैट द फाइनल स्टेप अकर इन अ प्रेशर कुक। तो केनिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास जब किसी चीज़ को हम फूड को पका लेते हैं, उसको हम केन में डाल देते हैं या बोतल वगैरह में, फिर उसको हम सील कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर हीट देते हैं ताकि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें थे वो हमारे पास क्या हो जाए, वो रिटार्ड हो जाए, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद आपके पास फूड की अपनी भी क्वालिटी होती है कि वो खुद को क्या करे, स्पॉइलेज से बचाता है एक खास टाइम के लिए, तब तक जब तक आपके पास केन क्लोज होगा। Food preserved by canning or bottling is at immediate risk of spoilage once the can or bottle has been opened। अच्छा, वो फूड जो आपने केन में प्रिजर्व रखा हुआ है उसमें एक बात आप याद रख लें कि जिस दिन आप वो केन खोलेंगे तो आपने जो है बहुत जल्दी जो है उसको आपने फिर ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक दफ़ा जब केन ओपन हो जाए तो फिर वो हाई रिस्क पे होता है कि उसमें फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम से इंटर हो के उसको स्पॉइल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी वो फूड जो है कई दिनों का होता है और जब आप केन को ओपन कर लेते हो तो आपके पास फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ईजी हो जाती है, फिर वो हमारे पास केन जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह की मशरूब वगैरह है। इस तरह हमारे पास जो है केन मिल्क हमारे पास होता है, तो उस पे लिखा होता है कि यूज विद इन 24 आवर आफ्टर ओपनिंग के। जब एक दफ़ा आप उसको ओपन कर ले फिर हमारे पास ज़्यादा रिस्क होता है कि वो क्या हो कि वहाँ पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रोथ उनकी हो जाए। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, हम फूड को क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं कि जब हम उसको कंट्रोल यूज करेंगे तो फिर वो फूड को बाकी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। किस तरह के, सम फूड सच एज मेनी चीज wines will keep for a long time because their production use specific microorganism that combat spoilage from other less benign organism। क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इस तरह है कि उनके प्रिपरेशन में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं और फूड आपके पास हाई टाइम के लिए जो है क्या होता है, रिजर्व रहता है, प्रिजर्व रहता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीप पैथोजन इन चेक बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट टॉक्सिक फॉर देमसेल्फ एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एसिड और अल्कोहल। और क्या होता है कि ये किस तरह प्रिजर्व करते हैं फूड को, ये ऐसा कर लेते हैं कि ये फूड को क्या है वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज कर लेते हैं या वहाँ पे हमारे पास अल्कोहल वगैरह केमिकल्स वगैरह सेक्रेट करता है और फिर क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट फिर आपके पास बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता। लेकिन ये फिर ये खाना आप खा सकते हैं, ये फूड आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसे केमिकल होंगे कि वो केमिकल्स या वो हमारे पास इन्वायरमेंट केमिकल इन्वायरमेंट वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होगा, आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म साल कंट्रोल यूजुअली कूल टेम्परेचर एंड कंट्रोल level of oxygen and other method are used to create the specific control condition that will support the desirable organism that produce food fit for human कंजम्पशन। तो ये जितने भी हमने जो है प्रिजर्वेशन मेथड्स पढ़े कि या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं या उसमें रखते हैं या हमारे पास साल्टी वो इन्वायरमेंट को बना लेते हैं या वहाँ पे हम कोई एडिटिव वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो उन तमाम का या वहाँ पे हम ऑक्सीजन को कम कर लेते हैं, तो इन तमाम का मकसद क्या होता है, तमाम का मकसद ये होता है कि आपके पास ये फूड ज़्यादा टाइम तक क्या रहे, प्रिजर्व रहे और जब हम इसको यूज़ करें तब हमारे पास ये हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ वगैरह काज न करे। इसके बाद हमारे पास है बायो प्रिजर्वेशन। बायो प्रिजर्वेशन इज द यूज ऑफ नेचुरल और कंट्रोल्ड माइक्रोबायोटा और एंटी माइक्रोबियल एज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड एंड एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या है कि टाइम फॉर विच स्टोर्ड फूड रिमेन यूजेबल। तो बायो प्रिजर्वेशन में हम वो फ्रेंडली बैक्टीरिया वगैरह यूज होते हैं जिसको हम फूड के साथ मिला लेते हैं, तो फिर क्या होते हैं कि फिर वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल होते हैं, जो फूड को रॉट कर सकते हैं, जो फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, तो उससे आपके फूड को प्रिजर्व करते हैं और उसके शेल्फ लाइफ के वो टाइम जिसके दौरान आप उस फूड को ले सकते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर द
fermentation product produced by these bacteria are used in biopreservation to control spoilage। और जो हमारे पास फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं या हमारे पास बाकी इस तरीके से जो हेल्पफुल बैक्टीरिया, तो फिर क्या करते हैं कि वो हमारे पास बायो प्रिजर्वेशन के थ्रू फूड को स्पॉइलेज होने से बचाते हैं। इट इज अ बिनाइन इकोलॉजिकल अप्रोच विच इज गेनिंग इंक्रीजिंग अटेंशन। बिनाइन क्या, ये बिनाइन का वर्ड आप देख रहे हैं, बिनाइन ये कि हमारे पास उस चीज की ग्रोथ जो आपको नुकसान ना दे। तो क्या होते हैं कि जो हमारे पास हेल्पफुल बैक्टीरिया होती है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है, वो क्या होती है, उसकी तादाद इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो आपको जो है इफेक्ट नहीं करती। और जो आपका फूड बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटिमिनेट होने का खतरा होता है, तो फिर वो क्या कर लेती है, उनको भी प्रिवेंट करती है। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के वो बैक्टीरिया जो हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है और क्या करता है, ये हमारे फूड को जो है प्रिजर्व रखता है ज्यादा टाइम के लिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स ऑफन इंक्लूडिंग active antimicrobials such as lactic acetic acid, H2O2, peptide bacteriocides that work as a प्रिजर्वेटिव। तो जो हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स है जो कि वो प्रोड्यूस करती है, उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, पेप्टाइड बैक्टीरियोसिस वगैरह आते हैं। और ये फिर क्या, ये हमारे पास बायो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज होते हैं। ये हमारे पास फूड को प्रिजर्व रखते हैं ज्यादा टाइम के लिए। सम लैब्स produce the antimicrobial niacin which is a particularly effective प्रिजर्वेटिव। और ये कुछ हमारे पास एंटी माइक्रोबियल नाइसिन, नाइसिन किसे कहते हैं, नाइसिन हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और इस केमिकल्स को हम फिर यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। दिस डे लेस बैक्टीरियोसिड्स आर यूज्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हार्डर टेक्नोलॉजी। Using them in a combination with other preservative technique can effectively control spoilage bacteria। क्या है कि ये जो हमारे पास बायो प्रिजर्वेटिव्स है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, हार्डर टेक्नोलॉजी में। हार्डर टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं कि जब हमारे पास फूड के जो हमने प्रिजर्वेशन के जो मेथड्स पढ़े, जब इसमें हम एक से ज्यादा मेथड यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, तो इसको कहते हैं हार्डर टेक्नोलॉजी। और उसमें हमारे पास ये बायो प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज होते हैं। Harder technology is a method of ensuring that pathogen in food product can be eliminated or controlled. This means the food product will be safe for consumption and their shelf life will be extended. Harder technology usually work by combining more than one approach. कि harder technology में हम ये करते हैं कि फूड को जो क्या कर लेते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेट भी कर लेते हैं, उसमें हम वैक्यूम भी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब जब प्रिजर्वेशन के एक से ज्यादा मेथड हम यूज करते हैं एक फूड के साथ, किस लिए कि वो फूड की शेल्फ लाइफ, वो उसका जो स्पॉइलेज टाइम है वो ज्यादा देर तक आपके पास स्टोर रहे और वो क्या है कि उसकी जो कंटिमिनेशन होती है पैथोजन से वो आपके पास ना हो। इसके लिए जब हम एक से ज्यादा प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्वेशन मेथड यूज करते हैं, वो से कहते हैं हमारे पास हार्डर टेक्नोलॉजी। फूड हैंडलिंग। अब फूड हैंडलिंग किसे कहते हैं कि द प्रोविजन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फूड। कि वो लोग जो फूड को हैंडल करते हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में हो, तो उनको चाहिए कि वो क्या पर्सनल हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखे, वो एक्सेप्टेबल लेवल तक सफाई का ख्याल रखे, ताकि वो जो फूड जो है वो हैंडल हो रहा है, जो फूड वहां पे पड़ा हुआ है, तो वो आपके पास क्या हो, कंटिमिनेटर ना हो। All employee paid or voluntary who handle food have a responsibility to maintain a high standard of personal hygiene। तो वो तमाम एम्प्लॉय जो आपके पास फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं या आपके पास होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं, तो फिर क्या होते हैं, उनको एक पर्सनल हाइजीन का एक स्टैंडर्ड बरकरार रखना होगा। क्योंकि जब वो हमारे पास हाइजीनिक, वो साफ सुथरे होंगे, फिर वो जो फूड को हैंडल आउट करते हैं, फूड को टच करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू वो फूड गुजरता है, तो वो फिर आपके पास कंटिमिनेटेड नहीं होगा। रिफ्रेन फ्रॉम हैंडलिंग फूड व्हेन दे आर एट anyone at home are suffering from an infectious disease, ulcer, cuts or rashes, diarrhea, eye, ear or throat infection।
क्या होता है कि आपके पास जो फूड हैंडलिंग वाले लोग होते हैं, जो आपके पास वहाँ फूड इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, अगर वो खुद बीमार हो या उसके घर में कोई इस तरह डिजीज़ के से जो है हमारे पास डिजीज़ हो किसी को जो कम्युनिकेट हो सके, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस आते हैं, जिसमें आपके पास स्किन एलर्जी वगैरह आती है, रेशेस वगैरह आते हैं, डायरिया वगैरह आते हैं, तो फिर इस तरह के पर्सनस को आपने क्या करना होगा, इस तरह के पर्सन को आपने फूड को टच करने नहीं देना होगा। फूड हैंडलिंग उस इस तरीके के पर्सन से आपने नहीं करानी होगी। रिपोर्ट शॉर्ट कमिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, फॉर एग्जांपल फॉल्टी और डैमेज स्टोरेज प्रिपरेशन एंड सर्विस इक्विपमेंट। अगर आपके पास फूड हैंडलिंग में कोई मिस्टेक होती है या कोई इश्यू आता है, जिस तरीके से हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि फूड सही से प्रिपेयर नहीं हो जाता, कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास कि फूड को सही से रेफ्रिजरेट नहीं कराया जाता और फिर वो हमारे पास स्पॉइल हो जाते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कोई इशू आता है तो डायरेक्ट आपने क्या करना होगा, अप्रोप्रिएट पर्सन को आपने फिर रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो आपके पास लोग यूज ना करें और उनको नुकसान ना हो। लिहाजा इस तरीके से आपके पास फूड हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने डायरेक्टली इसको जो है रिपोर्ट पर्सन को क्या करना होगा, अप्रोप्रिएट पर्सन को आपने रिपोर्ट करना होगा। अब हमारे पास ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सेफली हैंडलिंग फूड, के अगर हम चाहते हैं कि हम फूड को सेफली हैंडल आउट करें, उसमें कंटेमिनेशन वगैरह ना हो, तो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल जो आपने फॉलो करने हैं। पहला हमारे पास है कि परचेज फूड फ्रॉम अ सेफ सोर्स से आप फूड लिया करें। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से पकाया करें ताकि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म तमाम खत्म हो जाए। इसके बाद क्या होगा कि आपने इसको करेक्ट टेम्परेचर पे रखना है। ऐसा ना हो कि आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ है और एक दिन में इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास डिवीजन हो जाए और वो कंटेमिनेट कर ले। लिहाजा आपने फूड को एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखना होगा। इसके बाद वो तमाम इक्विपमेंट, तमाम टूल्स जो फूड प्रिपरेशन में यूज होते हैं, जिस तरीके से बर्तन वगैरह, उन तमाम को आपने सैनिटाइज रखना होगा, साफ सुथरा रखना होगा। प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन, प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, हीट फूड एंड कूल फूड प्रॉपरली। जो आपने क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है। क्रॉस कंटेमिनेशन किसे कहते हैं कि आपकी वजह से फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया और फिर वो फूड किसी ने यूज़ किया और उसको बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ तो फिर वो उसके बॉडी में डिजीज काज कर लेगा। तो लिहाजा इस तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन को आपने प्रिवेंट करना है और फूड को जो अच्छे तरीके के साथ आप उसको गर्म करें और अच्छे तरीके से आप फूड को जो है कूल करें, ठंडा करें, जो उसका अपना जो है लेवल होता है। When cooking food recipe or packet instruction must always be followed। और जब आप फूड प्रिपरेशन वगैरह करते हैं या उसकी जो है प्रिजर्वेशन वगैरह करते हैं तो आप उसके पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो फिर आपने उसको गौर के साथ पढ़ना होगा। इंस्ट्रक्शन ऑन द लेबल इफ प्रेजेंट शुड बी फॉलोड, कीप इट क्लीन, कीप इट। हमारे पास जो लेबल पे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उसको आपने क्लीन रखना है, उसको आपने इस टेम्परेचर पे रखना है, उसको आपने जो है इतने दिनों में इस्तेमाल करना है, तो ये तमाम जो इंस्ट्रक्शन है आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पढ़ना होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फूड बॉर्न डिजीज के, वो डिजीज जो फूड की वजह से होते हैं और ये आपके इस लेक्चर का लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। फूड बॉर्न इलनेस आर काज्ड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग बेवरेजेस कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरसेस। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास फूड जो है वो कंटेमिनेट होगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की वजह से, तो फिर क्या होगा, आप में जो डिजीज काज होगी उसे फूड बॉर्न डिजीज कहते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि सुनते हैं न्यूज़ में कि कच्ची शराब पीने से जो है इतने लोग मर गए, या इस तरह हम सुनते हैं कि बासी खाना खाने से इतने लोग, एक घर के 5 लोग बीमार पड़ गए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फूड बॉर्न डिजीज होती है जो कि कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होती है बंदे को। हार्मफुल केमिकल कैन आल्सो काज फूड बॉर्न इलनेस इफ दे हैव कंटेमिनेटेड फूड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल जो कि हार्मफुल है, तो वो क्या करते हैं कि जब फूड को कुकिंग के दौरान या वहाँ कटिंग के दौरान आपके पास अगर वो उसके साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या कर लेते हैं, वो आपके पास फूड को ख़राब कर लेते हैं, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज कर लेते हैं। किस तरीके से
जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं। तो जब ये अभी आप पौधों वगैरह में इसको यूज करते हैं तो फिर वो हमारे पास फूड कंटेंट वगैरह के साथ मिले होते हैं। अगर आप उसको अच्छे तरीके से साफ ना कर ले तो फिर ये आपके पास फूड बर्न डिजीज जो है ये काज करते हैं। फूड बर्न इलनेस कैन काज सिम्टम दैट रेंज फ्रॉम एन अपसेट स्टमक टू मोर सीरियस सिम्टम इंक्लूडिंग डायरिया, फीवर, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डिहाइड्रेशन। और जो आपके पास फूड बर्न इलनेस है उसमें क्या आते हैं, वो हमारे पास माइल्ड से लेके मॉडरेट या सीवियर सिम्टम आप में खास कर सकता है। क्या होगा कि आपके पास स्टोमिक अपसेट मीन स्टोमिक पेन आपको हो सकता है, डायरिया आपको हो सकती है, फीवर वगैरह ये आप में खास कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन आपके बॉडी में खास करता है और डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में कराता है। तो ये तमाम क्या होती है, ये कंटिमिनेटेड फूड की वजह से हमारे पास होती है। Most foodborne infections are undiagnosed and unreported. The Centers for Disease Control and Prevention estimate that every year about 76 million people in the United States become ill from pathogen or disease-causing substance in food. Of these people, about 5,000 die. तो क्या होते हैं हमारे पास के जो फूड बर्न या फूड रिलेटेड डिजीज होते हैं वो अक्सर हमारे पास रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि लोग उसको घरेलू टोटके वगैरह यूज करके उसे ट्रीट कर लेते तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट हुए उसमें 76 मिलियन जो यूनाइटेड स्टेट में लोग हैं वो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है, किस वजह से, कंटिमिनेटेड फूड की वजह से। और हर साल हमारे पास क्या है, तकरीबन 5,000 के लोग इस डिजीज वगैरह की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, मरते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हम क्या करेंगे, फूड बर्न डिजीज को किस तरह हम प्रिवेंट करें, तो वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम क्या करें कि प्रिजर्वेशन के दौरान हम डिफरेंट मेथड यूज करें, फूड को कंटिमिनेशन से बचाएं, रेफ्रिजरेट फूड प्रॉपरली, इफ प्रिपेयर्ड फूड स्टेड एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर इट मे नॉट बी सेफ टू ईट। कहते हैं कि आपने एक दफ़ा खाना पका लिया, सही है, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 1-2 घंटों के लिए रख लिया, इसके बाद ये खाना आपके पास ख़राब हो सकता है। लिहाजा प्रिपेयर होने के बाद आप क्या करेंगे, खाने को कूल करके उसको आप रेफ्रिजरेट कर ले अगर आपने उसको प्रिजर्व रखना है। और क्या होगा कि सेट योर रेफ्रिजरेटर एट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर एंड योर फ्रीजर एट, कि अगर रेफ्रिजरेट करना चाहते हैं तो आपके पास टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर आपके पास उसको आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट उनके लिए प्रोवाइड करेंगे। कुक फूड एट अप्रोप्रिएट इंटरनल टेम्परेचर 145 डिग्री फॉर रोस्ट बीफ एंड लैम, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर ग्राउंड लैम एंड ग्राउंड बीफ, 165 फ़ारेनहाइट फॉर ग्राउंड पोल्ट्री। तो जो आप फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो हर एक चीज़ की अपनी एक टेम्परेचर होती है। जो हमारे पास चिकन वगैरह यूज़ होते हैं उनके लिए टेम्परेचर हमारे पास कम यूज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बीफ वगैरह लिम वगैरह उसके लिए हमारे पास अपना टेम्परेचर जो होता है। लिहाजा आपने इसको अपने नॉर्मल अच्छे टेम्परेचर पे क्या करना होगा, इसको अच्छे तरीके से कुक करना होगा, पकाना होगा, तो फिर आपके पास फूड बर्न डिजीज नहीं होंगे। फूड आर प्रॉपरली कुक ओनली व्हेन दे आर heated long enough and at a high enough temperature to kill the harmful bacteria and cause illness। और आपके पास फूड बर्न डिजीज कंट्रोल होते हैं कब, कि आपके पास फूड कंटिमिनेट ना हो। और आप कंटिमिनेशन से इसको किस तरह बचाएंगे कि आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए एक इनफ टेम्परेचर देंगे जो क्या कर ले, जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर ले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर ले। प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन आपने प्रिवेंट करनी है। ऐसा ना हो कि फूड की वजह से एक बंदे को डिजीज, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह ना हो। बैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम वन फूड प्रोडक्ट टू अनदर थ्रू आउट द किचन एंड कैन गेट onto cutting boards, knives, sponges and काउंटरटॉप्स। क्या होते हैं कि हमने बैक्टीरिया की स्प्रेड को स्टॉप करना है, और ये हमारे पास डिफरेंट फूड प्रोडक्ट, जहाँ पे हम फूड प्रोडक्ट जो है उसको हैंडल आउट करते हैं, जहाँ पे हम धोते हैं, कटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा होती है। लिहाजा उन जगह के पे आपने क्या करना होगा, इसको प्रिवेंट करना होगा कंटिमिनेशन से, माइक्रोब्स के जो है हमारे पास एंट्री से। कीप रॉ मीट, पोल्ट्री, सी फूड अवे फ्रॉम ऑल रेडी टू ईट फूड। और जो आपके पास
रॉ मीट है जो आपके पास कटिंग वटिंग वाले, या आपके पास गंद वंद जो है हमारे पास, या आपके पास कच्चा गोश्त वगैरह पड़ा हुआ है, उसको आपने कुक फूड से दूर रखना होगा। क्योंकि जो आपने ऑलरेडी चीज़ें जो है बनाई हुई है, जो आपने ऑलरेडी पका हुआ खाना है, अगर आप इसको इन चीज़ों के साथ रखते हैं तो इसमें तो वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, तो फिर वो आपके कुक फूड को जो है क्या कर लेते हैं, कंटिमिनेट कर सकते हैं। हैंडल फूड प्रॉपरली, ऑलवेज वॉश योर हैंड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड विद वार्म सोपी वाटर बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट पोल्ट्री। जो आपके पास रॉ मीट होते हैं, जो कच्चा खाना होता है, जो अभी आपने पकाया नहीं है, तो उसको हैंडल आउट करने से क्या क्या करना होगा, पहले आपने जो है 20 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से आप अपने हैंड वॉश करेंगे, फिर इस फूड को हैंडल करोगे, इसको कटिंग वगैरह करेंगे, साफ वगैरह करेंगे, और इसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, अपने हैंड को वॉश करना होगा। इसके बाद वॉश यूटेंसिल्स एंड सरफेस बिफोर एंड आफ्टर यूज विद हार्ड सोपी वाटर, के जो आपके पास कटिंग की जगह है, या आप जो छुरी वगैरह प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं, लिहाजा आपने इसको यूज़ करने के बाद गर्म पानी से अच्छे तरीके से धोना होगा। वॉश स्पंजेस एंड डिश टॉवल्स वीकली इन हॉट वाटर इन द वॉशिंग मशीन, के आप जो कि आप कोई टॉवल या कोई कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं कुकिंग के दौरान किसी बर्तन वगैरह को पकड़ने के लिए, तो उसको भी आपने हाइजीन साफ सुथरा रखना होगा। कीप कोल्ड फूड कोल्ड एंड हार्ड फूड हार्ड, जो आपके कोल्ड फूड है आपने उसको कोल्ड रखना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसमें ग्रोथ ना हो, लेकिन जो हमारे पास गर्म फूड है तो आपने उसको गर्म रखना होगा, मतलब कि आपने कोई खाना वगैरह पका लिया, सही है, तो इसको आप हल्की आंच पे, हल्की जो है हीट पे रख ले, ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आपके पास क्या हो, आपकी उसकी ग्रोथ ना हो। अगर आप उसको फ्रीज में रखते हैं तो आपने उसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखना होगा ताकि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। इसके बाद हमारे पास ये है कि वॉश ऑल अनपैक फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड दोज पैक एंड नॉट मार्क प्री वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर जस्ट बिफोर ईटिंग कटिंग और कुकिंग। क्या है कि वो चीज़ें जो आपके पास साफ नहीं है, जिसको धोया नहीं हुआ, तो आप उसको धो ले अच्छे तरीके से। इस तरीके से वो स्टोर फूड जिसमें लिखा हुआ है कि वो पहले से वॉश नहीं हुए, उसको भी आपने अच्छे तरीके से पानी के साथ अच्छे तरीके से क्या करना होगा, साफ करना होगा, धोना होगा, क्लीन करना होगा। ड्राई ऑल प्रोडक्ट विद अ पेपर टॉवल टू फर्दर रिड्यूस एनी पॉसिबल बैक्टीरिया। अगर जो है वो क्या करे कि आप उसको धो ले, क्या कर ले, उसको आप क्लीन कर ले, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, आपने उसको टॉवल वगैरह के साथ सुखाना होगा, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आफ्टर वॉशिंग जो है कोई रह गया हो तो फिर वो क्या, वो इस टॉवल के थ्रू आप उससे हटा लें। डू नॉट पैक द रेफ्रिजरेटर, डू नॉट पैक द रेफ्रिजरेटर, कूल एयर मस्ट सर्कुलेट टू कीप फूड सेफ। कि जब आप रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ रखते हैं तो उसको फिर आप पैक ना करें, बल्कि उसको आप ओपनली रखें ताकि उसमें कूल एयर जो है वो मूवमेंट करे और आपके पास आपके फूड का टेम्परेचर लो रहे, तो तब आपके पास क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर नहीं होगी। तो ये हमारे पास फूड सैनिटेशन का एक यूनिट था, इंतहाई सिंपल है, इसमें कोई भी क्वेश्चन थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।